देखिए लोकतंत्र में जनमत की बहुत बड़ी ताकत होती है और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ पर राम मंदिर भी बना है तो वो जनमत के आधार पर बना है, ना कि किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया के तहत। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया है वो सिर्फ आस्था के बल पर आया है कि इतने लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं और उन्होंने आंदोलन किया है और इतना जनमत और बहुमत उनके साथ है, इसलिए उनकी बात को तवज्जो दी जाए और इसलिए वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से अगर महाबोधि विहार जो बौद्धों की विरासत है उसको यहाँ पर अगर हमें मुक्त कराना है तो जनमत एक तरीका है, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर विधायिका दूसरा तरीका है और तीसरा न्यायपालिका। तो ये तीन तरीके हैं उस बुद्ध विहार को मुक्त कराने के। जनमत के आधार पर, दूसरा विधायिका के आधार पर और तीसरा न्यायपालिका के आधार पर। तो ये तीन तरीके हमें अपनाने होंगे और तीनों तरीकों पर हमें समानांतर तरीके से काम करना होगा। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जंतर मंतर पे बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा। जो बोध गया में बुद्ध विहार है वो पंडों के अधीन है। वो पंडे वहाँ पर कब्जा कर रखे हैं। तो भंगते लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन आज कई दिन से वहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रह रहा है। तो नया इन्होंने कोशिश की कि जंतर मंतर में जाऊं, आवाज़ करूं, तो शायद सरकार इस पे ध्यान दे। तो आज हमारे साथ सिद्धार्थ गौतम है, एडवोकेट है ये। तो इनसे समझूंगा कि आखिर क्या इस जो मामला है बीटी एक्ट 1949 का, क्या ये धरना प्रदर्शन से खत्म होगा या कोर्ट के माध्यम से होगा? इसका कानून पचीदा क्या है, इनसे बारीकी से समझूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। धन्यवाद आपके बहुजन समय चैनल का। सर, आप यहाँ पर आए, जो प्रदर्शन था बहुत अच्छा रहा। तो आप यहाँ पर क्या देखा, क्या लग रहा है कि जो प्रदर्शन करने से सरकार झुक जाएगी? देखिए लोकतंत्र में जनमत की बहुत बड़ी ताकत होती है और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ पर राम मंदिर भी बना है तो वो जनमत के आधार पर बना है, ना कि किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया के तहत। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया है वो सिर्फ आस्था के बल पर आया है कि इतने लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं और उन्होंने आंदोलन किया है और इतना जनमत और बहुमत उनके साथ है, इसलिए उनकी बात को तवज्जो दी जाए और इसलिए वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से अगर महाबोधि विहार जो बौद्धों की विरासत है उसको यहाँ पर अगर हमें मुक्त कराना है तो जनमत एक तरीका है, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर विधायिका दूसरा तरीका है और तीसरा न्यायपालिका। तो ये तीन तरीके हैं उस बुद्ध विहार को मुक्त कराने के। जनमत के आधार पर, दूसरा विधायिका के आधार पर और तीसरा न्यायपालिका के आधार पर। तो ये तीन तरीके हमें अपनाने होंगे और तीनों तरीकों पर हमें समानांतर तरीके से काम करना होगा। सर, आप तो एक एडवोकेट हैं, तो आप थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को समझाएं कि जो कानून का मामला है तो कानून से लड़ा जाएगा। जैसे बीटी एक्ट है, ये जो कानून बन गया है, जब देश आज़ाद हुआ इसके पहले के ही कानून है। तो क्या इस कानून को कानून के माध्यम से कोर्ट में नहीं बदला जा सकता? नहीं, देखिए ऐसा है, उसमें पहले हमें अपनी विधायिका में राजनीतिक तौर पर अपनी जो है एक नुमाइंदगी विधायिका में हमें लेके जानी पड़ेगी और वहाँ पर एक विधेयक पास कराना होगा और अध्यादेश पास करा करके उसको पुराने कानून को रद्द करा करके वहाँ पर एक नया कानून पेश करना होगा, तब जा करके ये काम होगा। और अगर उसको विधायिका नहीं करती है तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और चुनौती दे करके और जो संवैधानिक व्यवस्था है कि हर धर्म को अपने तीर्थ स्थलों का, अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का स्वतंत्र अधिकार है, किसी दूसरे धर्म को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो उसके माध्यम से ये काम किया जा सकता है और उसके लिए भी काम चल रहा है। सर, आप अब ये जो कानून का पेचीदा आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि
जो एक से 31 सांसद हैं, ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं बात उठा रहे केवल चंद्रशेखर के अलावा? हाँ, एक्चुअली क्या है, देखिए अभी यहाँ कुछ लोग वो जिसको कहते हैं ना हिंदू संस्कृति के रंग में रंगे हुए हैं और यहाँ का जो बौद्ध विरासत है उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। जो बौद्ध में भारत था, उस बौद्ध में भारत का सपना उन 131 सांसदों के सपनों में नहीं है। भले ही वो रिजर्वेशन से आए हैं, मगर रिजर्व कैटेगरी के बहुत बड़ी संख्या सांसदों की ऐसी है कि जो अभी हिंदू संस्कृति के रंग में रंगी हुई है और वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बौद्ध में भारत के सपने को नहीं समझ रही है और उनके अंदर अभी स्वाभिमान और नहीं जगा है, तो इसलिए वो अपनी बात को वहाँ नहीं कह पा रहे हैं। और आज भी वो उस जिसको कहेंगे कि जो हिंदू संस्कृति है या ब्राह्मण संस्कृति है या मनुवादी संस्कृति है, उसके शिकार हैं। तो वो शिकार हैं, तो क्या बौद्ध का जो विरासत है, कोई गलत तो ये नहीं आंदोलन कर रहे हैं? ये तो अपना इनको अधिकार है कि भाई जैसे हिंदू है, क्या जो राम मंदिर है, तो क्या बौद्धों को वहाँ जगह देंगे ये लोग? तो जब नहीं दे सकते तो बौद्धों के अंदर क्यों आके अपना धाव जमा रहे? देखिए, आपको इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है। ये बात गहराई से किसी ने कही भी नहीं, मगर मैं इस बात को गहराई से कह देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब से भारत बौद्ध में था और उस बौद्ध में भारत में इस देश में बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया गया और बौद्ध में भारत को यहाँ ध्वस्त करके यहाँ हिंदू ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित किया गया। तो ब्राह्मण संस्कृति को इस देश पर काबिज करने के लिए यहाँ पर जो एक्ट बनाया गया है, उसमें जो बौद्ध भिक्षुओं की और हिंदुओं की जो बराबर बराबर की संख्या रखी गई है। और पहले एक्ट में प्रावधान था कि डीएम भी हिंदू रहेगा, लेकिन प्रतिरोध के बाद अब डीएम हिंदू नहीं है, मगर हिंदू अगर आज भी डीएम है कोई भी, तो वहाँ की वर्तमान सरकार के अधीन वो काम करेगा। तो आज भी वहाँ जो मेजोरिटी है एक्ट में प्रतिनिधित्व की, वो आज भी वो हिंदू संस्कृति की है। तो हिंदू संस्कृति के अधीन बौद्ध संस्कृति को लाने के लिए ये एक्ट बेईमानी से बनाया गया है और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए वो एक सपना आज का नहीं है, वो लोगों का बहुत पुराना सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए और बौद्ध विरासत पर अपना कब्जा जमाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की जरूरत है। अब हमें करना क्या है कि भाई हमें हिंदू संस्कृति के अधीन नहीं आना है, हमें ब्राह्मण संस्कृति के अधीन नहीं आना है, हमें यहाँ श्रमण संस्कृति को स्थापित करना है। हमें यहाँ बौद्ध संस्कृति को, जो जैसे अभी अभी लोग नारा लगा रहे थे कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, लेकिन मैं कहता हूँ कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, वर्ण जाति से मुक्त इंसान, मेरा नारा ये है। तो वर्ण और जाति से मुक्त इंसान किस धर्म में रह करके बनेगा? वो बौद्ध धर्म में रह करके बनेगा। आपने तो कहा सर, रोक रहा हूँ सर, आपने कहा कि पहले हम सभी बौद्ध थे तो हिंदू बनाया गया था, तो हिंदू जो आप बता रहे हैं, ये तो जब से आक्रांता यहाँ मुगल आए तब ये सब किया गया है। नहीं नहीं नहीं, ये मुगलों का तो उसमें कोई योगदान है ही नहीं। ये तो पुष्यमित्र शुंग के बाद, बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद ये पूरा क्रम चला। किस आधार पर कह रहे हैं आप? मैं आप पढ़िए, बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब पढ़िए, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। बाबा साहेब अम्बेडकर से ज्यादा गहन अध्ययन इस विषय में किसी ने नहीं किया। सर कहा जा रहा है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ये मुगल जो आए उसमें घाल मेल कर दिया, ये इतिहास चेंज कर दिया। ना ना, जब कोई आदमी एक चोर होता है ना, वो चोर अपनी चोरी को छुपाने के लिए दूसरी तरफ इशारा करता है। तो यहाँ जो चोर है वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए मुगलों की तरफ इशारा कर रहा है, जबकि चोरी किसी और ने की है। यहाँ पे जिसने चोरी की है वो आज आपके बौद्ध विहारों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो भाई मुगलों ने तो आपके बौद्ध विहारों पर कब्जा नहीं किया है। कौन से बौद्ध विहार पे आज मुगलों की संतान या आज के मुसलमान आपके बौद्ध विहारों पर किसी पे कब्जा कर रहे हैं? वो आज जहां कहीं भी आप किसी भी हिंदू मंदिर को आज देखिए, बारीकी से देखिए, हिंदू मंदिरों में वहां मूर्ति स्थापित है भगवान बुद्ध की, और उस पर रंग रोगन लगा करके उसको शिव की मूर्ति बना दिया गया है।
कहीं कुछ और बना दिया गया है, और हर मंदिर के बीच में अगर खुदाई करेंगे तो उसके नीचे बुद्ध विहार सर निकलेगा। ये कहा जा रहा है कि जो बौद्ध ये कर रहे हैं ना आंदोलन, ये मुसलमानों के देन है या पीछे से उकसा रहे हैं? ना ना ना, मुसलमानों की कोई देन नहीं है। मुसलमान आए, राज कर करके चले गए, और मुसलमान यहाँ आए भी तो वो तुम्हारी शरारत के कारण आए, क्योंकि तुमने यहाँ देश को वर्ण और जाति में विभाजित कर दिया, और वर्ण और जाति में विभाजित करके समाज को खंडित कर दिया। समाज की एकजुट ताकत जो है विदेशी आक्रांताओं का विरोध नहीं कर पाई, इसलिए भारत गुलाम रहा, हजारों साल तक गुलाम रहा, और गुलाम होने के बाद तुम्हारी गलती के कारण भारत देश के दो टुकड़े, तीन टुकड़े हो गए। एक तरफ पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान चला गया, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब एक तरफ बांग्लादेश चला गया, एक तरफ पाकिस्तान चला गया। भारत के तीन टुकड़े भी तुम्हारी शरारत के कारण हुए। भारत आज भी अगर जाति और वर्ण के आधार पर भारत अगर खंडित है, वो तो तुम्हारी गलती के कारण है। समाज तो देश कंफ्यूज हो जाए, कौन सी इतिहास माने। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुगलों ने ये सब तहस नहस कर दिया, आक्रांता आए, ये इतिहास में बदल दिया। आप बता रहे हैं कि नहीं, ये पहले से ही किया गया। किसकी सत्य बात माने? सत्य बात वो है कि जो तथ्यों पर आधारित है। तथ्य आपके सामने मौजूद है। भारत का इतिहास, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध से लेकर के अब तक का इतिहास वो संकलित है, वो लिखित है, उसमें किसी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपके सामने जो ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, उन प्रमाणों के आधार पर आप अपना निर्णय लीजिए। किसी के बहकावे पर हमें निर्णय नहीं लेना है कि वो ये ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। हर चोर अपनी चोरी को छुपाने के लिए दूसरे ईमानदार आदमी की तरफ इशारा करता है। सर क्या पंडे को बुद्ध पे आस्था नहीं हो सकता? वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है बुद्ध को? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वहां वो दूसरी मूर्ति ला करके पूजा नहीं कर सकता। अगर उसे पूजा करनी है या आस्था रखनी है, बुद्ध के मार्ग पर चलना है, तो बुद्ध की मूर्ति के आकर के करे। राहुल सांकृत्यायन देश के बहुत प्रकांड बुद्धिस्ट विद्वान रहे हैं, प्रकांड बुद्धिस्ट विद्वान रहे, और वो ब्राह्मण समाज से थे। तो क्या बुद्धिस्ट लोगों ने उनका विरोध किया है? सब लोग उनको आज भी सर्वमान्य बुद्धिस्ट मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और आज भी ऐसे ब्राह्मण्स हैं इंडिया में कि जो बुद्धिज्म को जानते हैं और बुद्धिज्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कोई विरोध नहीं है उनका। सर ये कह रहे हैं कि जो बुद्ध थे, विष्णु को अवतार थे, इसलिए हम उनको मानते हैं बुद्ध को। देखिए, पहली बात तो ये है कि यही तो ब्राह्मणिज्म है, यही मनुवाद है कि जब आपके पास कोई गर्व करने लायक विरासत ना हो, तो आप दूसरों की विरासत की चोरी करके आप उसको अवतारवाद में लपेट देते हो। ये आपका छल, कपट और पाखंड है, इसी का विरोध है। चलो ठीक है, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, राजनीति में भी और चुनाव भी लड़े हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन जी इस समय एक्शन में है। जितने घर के लोग थे सबको बाहर निकाल दे रही हैं, करे गुटबाजी सारे कर रहे हैं। तो क्या अब गुटबाजी रुक जाएगा इस तरह से निकालने से? अच्छी बात है, अगर छटनी हो रही है और अगर मोह भंग हो रहा है, परिवार का, परिवार से मोह भंग हो रहा है, भाई भतीजावाद से मोह भंग हो रहा है, और अपने बहुजन मूवमेंट की तरफ अगर कहीं आस्था उमड़ के आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मोह माया और भाई भतीजावाद से मोह भंग हो और बहुजन नायकों की, रक्षकों की या संरक्षकों की कदर हो, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो कब तक ये चलता रहेगा? क्या और इसका और सिलसिला चालू होगा कि बस लाश हो जाएगा और कोई फेरबदल होगा? कोई चीज़ स्थायी नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है, और पानी जब तक अपनी जगह सही नहीं पा लेता, वहाँ ठहरता नहीं है वो। सर लोग कह रहे हैं कि बहन जी सब पर निगाह डाल रही है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जो वहाँ मेन है खलनायक, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा ही ये सब खेल के पीछे है, लेकिन बहन जी क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं? ना, ये लोग क्या, दूसरे लोगों का कहना है, ये दूसरे लोगों का कहना है। नेता हैं, वो नेता सही और गलत का निर्णय करने का उनको हक है, और वो हर आदमी को परखती हैं, अनुभव है उनके पास, और उनके पास जिम्मेदारी है, उनके पास जवाबदेही है। तो वो अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही और अनुभव को ध्यान में रख करके सही निर्णय सही टाइम पे लेंगी। चलो ठीक है सर, लास्ट सवाल मुझे आप बता दीजिए,
कैसे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़े। जो कार्यकर्ता नेता अधिकारी आते हैं अपने को गॉड फादर मानते हैं, जमीन पर जो कार्यकर्ता है उनको तवज्जो नहीं करते, क्या बदलाव इसमें होगा? देखिए, आपने एक प्रश्न तो ये कहा कि कैसे जनाधार बढ़े। जी। बहुजन समाज में आज जितने समर्पित और जितने भी मिशनरी लोग हैं और जो इस समाज की देश की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को समझते हैं और जिनके पास अनुभव है, ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की कदर होनी चाहिए। उनको उचित स्थान संगठन में मिलना चाहिए और उनके माध्यम से दूसरे प्रत्येक जमीनी कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहिए। ये एक तरीका है जनाधार बढ़ाने का। दूसरा प्रश्न आपका था, जब एक पदाधिकारी या नेता और कार्यकर्ता के बीच में दूरी बढ़ जाएगी तो संगठन बिखर जाएगा, ये जाहिर सी बात है। इसलिए प्रत्येक पदाधिकारी को अपना अहम त्याग करके अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ आत्मीय लगाव लगा करके उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुजन समाज की विचारधारा को गली गली में जन जन तक ले जाना होगा। तब जाकर के सही नेतृत्व वो अपना स्थापित कर पाएंगे और बहुजन समाज का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, आप समय दिए इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ये डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम थे। इनसे मैं पूछने का मकसद मेरा ये था, ये कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बातें, जो हकीकत है ये कह देते हैं। इनका कोई डर नहीं है, कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज की बात करूंगा, चाहे मुझे पार्टी में रखें, हमें टिकट मिले ना मिले। तो एक जो स्पष्ट बात है, तो इसलिए इनसे सवाल लिया। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।